नमस्कार बच्चों। आज की जो ये क्लास है वो एमए फाइनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चों के लिए है। आज हम जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स से रिलेटेड आज आपकी पीपीटी है ये वाली। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका पेपर 6 एमए फाइनल के बच्चों का। जो पेपर 6 है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, उससे का जो फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उससे रिलेटेड आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। इन क्वेश्चन आंसर्स को कैसे लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, इस विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आगे कैसे क्या रहता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आप लोगों से शुरू की क्लास में ही चर्चा करी थी और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला था कि आप लोग अपने जो नोट्स आप लोग प्रॉपर बनाइए। काफ़ी कुछ तो जो हम लोग आप लोगों को पीपीटी के थ्रू जो वीडियो लेक्चर्स दे रही हूँ मैं, उसमें आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। आप ये मत समझिएगा कि जो मैडम ने पीपीटी में लिखा है उसको लिख के ही आपका पूरा आंसर बन जाएगा। ऐसे नहीं है बेटा। पीपीटी हमेशा केवल जो मुख्य बिंदु होते हैं उस पे बनाई जाती है। डिस्कस हम कर रहे हैं उसको एट लेंथ, विस्तार से हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आपके जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन आता है आपका, उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं तो काफ़ी कुछ आप उससे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो जो आप लोगों को मैं वापस रिमाइंड करवाना चाह रही हूँ वो ये है कि आप अपनी 2 कॉपियाँ बनाइएगा। एक कॉपी तो केवल नोट्स की होनी चाहिए और दूसरी कॉपी जो हम आप लोगों को असाइनमेंट्स दे रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू या इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, आप उसमें इससे संबंधित वो कॉपी बनाइए, ताकि एक जगह चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे। तो अभी तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ही, और जब आपका एग्ज़ाम का टाइम होगा तो आप लोग जब उसको रिवाइज़ करेंगे तो चीज़ें आपकी बेटर ढंग से, आपके जो एग्ज़ाम्स की तैयारी है वो हो पाएगी। तो शुरू करते हैं। आज के जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको मैंने आपको 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स, दूसरा भाग है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में जहाँ पर आप विस्तार से लिखेंगे, और तीसरा है वन वर्ड आंसर, यानी फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है। अभी आगे आप देखेंगे तो उसको समझ पाएंगे। आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, अभी तक तो कुछ चेंज हम लोगों के पास ऐसा कुछ नोटिफाई नहीं हुआ है। तो हमेशा की तरह जैसे आप लोगों का पेपर होता है ठीक उसी प्रकार से होगा। आपके जो आपका एग्ज़ाम फाइनल पेपर आता है वो 3 भागों में होता है। हर पेपर का यूनिट सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो आपका सेक्शन ए होता है उसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, एक एक मार्क्स के, जो आपका बहुत वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप आप क्वेश्चन कह सकते हैं, जिसको आप 20 से 30 वर्ड तक आप लोग लिखते हैं। इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी, जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस होते हैं। अटेम्प्ट आपको 5 ही करने होते हैं, लेकिन दोबारा आप लोगों को ध्यान दिलाती हूँ मैं कि जो आपके 10 क्वेश्चंस हैं, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स। जैसे कि हमारे सिलेबस को हमने पूरे 5 भागों में बांटा हुआ है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। ठीक उसी तरीके से आपका जो सेक्शन बी वाला है उसमें भी 5 ही यूनिट्स आती हैं। हर यूनिट जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड होती है। मीन्स जो यूनिट 1 है उसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे आपके, जिसमें से जो कि आपका जो सिलेबस है उसी से रिलेटेड होते हैं। सो इज़ विद यूनिट 2, 3, 4 एंड 5। हर यूनिट में 2 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है। इस तरीके से हमारे पास सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन हमको अटेम्प्ट 5 ही करने होते हैं। हर यूनिट से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। आप रैंडमली कोई भी 5 अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखो बेटा। अभी भी कई बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। यूजी वाले बच्चे खैर ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, आप लोग तो अब एमए में आ चुके हैं। फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि हर यूनिट से हमें एक क्वेश्चन ज़रूर करना होता है। फिर आता है आपका सेक्शन सी। जो यूनिट बी है उसमें हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स होते हैं, और जो सेक्शन सी है आपका खंड स है, उसमें आपके पास 4 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 2 अटेम्प्ट आपको करने होते हैं। यहाँ आपके पास चॉइस होती है कि 4 में से आप कोई से भी
2 कर सकते हैं और हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बन जाता है। तो आज की तारीख में तो क्वेश्चन पैटर्न यही है। यदि कुछ चेंज होता है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तो उस विषय में भी आपको आगाह कर दिया जाएगा, लेकिन हम अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखेंगे जो आज की तारीख में हमको सिलेबस मिला है उस वैसा, और जैसा हमारा एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है वैसा। और वैसे भी आप लोग पीजी में हैं तो ये तो चलिए 1 साल के थोड़ा बहुत अगर कुछ फेरबदल होता है तो, बाकी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे, अपना नेट स्लेट दे रहे हैं आप अपने, या सिविल सर्विसेज या स्टेट सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर सेंट्रल सिविल सर्विसेज आप अपने आईएएस आईपीएस वाले जो एग्ज़ाम्स दे रहे हो, तो वहाँ तो सब करना ही है, वहाँ पे तो कोई इशू ही नहीं है इस चीज़ का। तो सिलेबस हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे, और हम कहीं पे भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है अपने को कि भाई अच्छा ये तो चलो हो जाएगा, नहीं। नाउ योर अप्रोच शुड बी वेरी डिफरेंट। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है हमारा है वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, मीन्स संक्षिप्त रूप में हमें इन क्वेश्चंस का उत्तर लिखना है। पहले मैं इंग्लिश में बोलूँगी बेटा, साथ के साथ आप लोगों को मैं हिंदी में भी बता दूँगी। व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल सिस्टम? संघात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? हाउ आर स्टेट्स इन इंडिया डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन? भारत में वित्त प्रशासन के संदर्भ में किस प्रकार से राज्य केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर हैं? थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर एट द टाइम ऑफ यूनियन एंड रीयूनियन ऑफ प्रेजेंट राजस्थान? वर्तमान राजस्थान के समय के गठन और पुनर्गठन के समय कितनी देसी रियासतें थीं? राइट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताएं लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो बेटा, आपके ये 5 क्वेश्चंस है ना, इसमें से एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी है कि जो 20 से 25 वर्ड से ज़्यादा का नहीं है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, तो पहले वाला क्वेश्चन है कि संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं, तो यहाँ आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे संघात्मक व्यवस्था की, और साथ ही साथ आप एक एग्ज़ाम्पल भी दीजिएगा। जब भी कभी कोई डेफिनेशन लिखते हो तो आप लोग ध्यान रखना कि अगर वहाँ पे कोई उदाहरण देना संभव है, कोई एग्ज़ाम्पल देना पॉसिबल है, तो आप लोग वो ज़रूर मेंशन किया कीजिए। लेकिन आपके जैसे जो सेकंड क्वेश्चन है या जो आखिरी के 2 क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डिटेल में हैं, तो आप लोग 50 शब्द तक इसका आंसर आप लोग लिख के अपने पास रखिएगा। तो कुछ क्वेश्चंस आपके भले ही 25 से 30 वर्ड के भी हो सकते हैं, और अधिकतम आप 50 वर्ड से अधिक इन क्वेश्चंस को ना लिखें। जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं और जो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की कैटेगरी में भी आ सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको केवल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरह लिख रहे हैं। अब आप लोगों को ये भी समझना होगा कि जो क्वेश्चंस हैं अगर हमको संक्षेप में लिखने आ रहा है तो हम कैसे लिखेंगे, और उसी क्वेश्चन को अगर हमें विस्तार से लिखना है, डिटेल में लिखना है, तो हमारी अप्रोच भी उसी हिसाब से हो जानी चाहिए। इस पे भी हम लोग कभी एक दिन क्लास डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप लोग की क्या अप्रोच होनी चाहिए जब आप अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं, अपना सिलेबस कवर कर रहे हो, या किसी विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली जब आप उसके नोट्स बना रहे हैं। तो करेंगे उसको डिस्कस बेटा। अभी तो नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं, वो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। मीन्स इस कैटेगरी में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको थोड़े से विस्तार से लिखने हैं। The first question is write the journey of union and reunion of present day राजस्थान। वर्तमान में राजस्थान के गठन और पुनर्गठन के सफ़र के बारे में लिखिए। देखिए लास्ट वाले सेक्शन जो था हमारा शॉर्ट आंसर, उसमें मैंने सिर्फ आपसे पूछा था कि कितनी देसी रियासतें थी, तो इट इज़ हार्डली 1 और 2 वर्ड आप उसमें ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे पूरा सफ़र पूछ रही हूँ। अगर आपको याद होगा जब हमने डिस्कस किया था टॉपिक, तब हमने कहा था किस प्रकार से 7 चरणों में आज का जो राजस्थान है उसका गठन हुआ था। तो आप इसमें जब आंसर लिखेंगे तो 7 चरणों के बारे में लिखेंगे
किस डेट को, हर एक की डेट आप मेंशन करेंगे, कौन कौन से संघ बने, उनमें कौन कौन सी देसी रियासतें थी। इस तरीके से क्रमवार आप इस आंसर्स को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इन ब्रिटिश एरा। ब्रिटिश काल में राज्य प्रशासन के विकास को विस्तार से लिखिए। लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1909 एंड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935। भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1935 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप लोगों को मैं दोबारा याद दिला रही हूँ बेटा कि जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया है मीन्स भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919 और 1935, ये 3 मेन पिलर्स हैं आपके आज के प्रशासन का। जो स्वरूप देखते हैं हम लोग, भारत की जो राज व्यवस्था है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करी हैं, उन सब का ये काफ़ी हद तक बेस रहे हैं। तो द डेवलपमेंट ऑफ द प्रेजेंट इंडिया डे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज 3 एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। तो आप लोग ध्यान रखना, स्पेशली ये वाले जो आपके एक्ट्स हैं, इस पे शॉर्ट नोट्स तो आ ही जाते हैं, लेकिन एमसीक्यू से रिलेटेड इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो कभी कोशिश करेंगे कि इनसे रिलेटेड हम केवल एमसीक्यू वाले क्वेश्चन ही आपके साथ शेयर कर सकें। लास्ट सेक्शन है आपका 1 वर्ड आंसर। केवल आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं इसमें, जो यू कैन डू इट वेरी वेल। द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़, भारत संविधान की प्रकृति क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज़ ऑल्सो नोन एज भारत सरकार अधिनियम 1919 को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपको केवल एक वर्ड लिख, जो डैश दे रखा है वहाँ पे केवल उसका एक वर्ड लिखना है। द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया वॉज फॉट इन डैश। भारत का स्वतंत्रता संग्राम कब लड़ा गया था। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डैश गेव द डायरेक्ट कंट्रोल टू ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडिया। भारत सरकार अधिनियम डैश मीन्स आपको वो लिखना है कि किस साल में ये वाला अधिनियम आया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश ताज का भारत के ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। इससे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी अपने तरीके से, और जो ब्रिटिश क्राउन था, जो ब्रिटिश ताज था, उसका अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था। लेकिन ये वाला जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इसके बाद ब्रिटिश ताज का भारत के ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया था। और लास्ट क्वेश्चन है, डैश वाज द लास्ट प्रिंसली स्टेट टू मर्ज इन प्रेजेंट राजस्थान। वर्तमान राजस्थान में वो कौन सी रियासत थी जो सबसे लास्ट में जिसका विलय हुआ। तो आपको केवल एक वर्ड लिखना है, और इस तरीके से आपके तीनों जो सेक्शंस हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। मेरी कोशिश ये रही है कि हम इसको जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है काफ़ी हद तक उसी तरीके से करें। तो धीरे धीरे हम उस पैटर्न पर भी आएंगे। अभी तो केवल एक ही टॉपिक हम लोगों ने किया है, तो उसी हिसाब से आपके 1 वर्ड आंसर, आपके शॉर्ट आंसर्स, आपके लॉन्ग आंसर्स पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने कोशिश करी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आप लोग भी जब अपने नोट्स बनाएं तो इस हिसाब से बनाइएगा। एक सजेशन आप लोगों को देना चाहूँगी कि जब हम लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, अपनी बुक्स के नाम मैंने आपको बता ही दिए हैं, तो जब आप लोग हमारी वीडियोज़ देखते हैं तो इसके बाद आप अपनी किताब पढ़ते हैं, उस टॉपिक को एटलीस्ट आप 2 या 3 बार पढ़ें और उसके बाद अपने नोट्स बनाएं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप 2 कॉपियाँ बना लीजिए। एक कॉपी तो ऐसी हो जिसमें आप अपने नोट्स लिख रहे हैं, और दूसरी कॉपी आपकी ऐसी हो जिसमें आप अपने ये जो क्वेश्चन आंसर्स हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, आप उन क्वेश्चन आंसर्स को लिख सकें और वहीं पर दे सकें। इससे क्या होगा कि जब आपके एग्ज़ाम्स
आएंगे। तो एक कॉपी में तो आपके नोट्स तैयार हैं और दूसरी कॉपी में आपके को बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो अलग अलग तरीके के हैं। शॉर्ट आंसर्स भी हैं, लॉन्ग आंसर्स भी हैं, जो आपके एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस भी हैं। तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी, रिवाइज़ करने में आसानी होगी और आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। वैसे भी अब आगे हमको आप लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। अभी आपका नेट स्लेट का एग्ज़ाम भी आएगा, उसके लिए भी आप लोगों को तैयारी करनी है। नेट स्लेट का पेपर कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी आप बुक्स रेफ़र करें, किस हिसाब से नोट्स बनाएं, इस पे हम लोग लास्ट ईयर भी हम लोग जब थे तब भी हमने चर्चा करी थी। एक जॉइंट सेशन लिया था हमने प्रीवियस और फाइनल ईयर वाले बच्चों का। इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा मैं वीडियो बनाऊं जहां पर आप लोगों के साथ उन चीज़ों को शेयर कर सकूं कि आगे तैयारी कैसे करनी है। तो आज के लिए तो इतना ही। आप लोग इन क्वेश्चन आंसर्स को ईमानदारी से लिखिए। अगर आपको लगता है कि अभी आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, टेक योर टाइम, गो थ्रू द टॉपिक जो हम लोग कर चुके हैं, उसको पढ़िए, समझिए और फिर अटेम्प्ट कर लीजिए। लेकिन इन क्वेश्चन आंसर्स को और नोट्स को आप लोग बना के रखिए, क्योंकि बार बार आपको नेट के ऊपर सर्च करके आपको इनको देखना नहीं पड़ेगा। हाथ से लिखा हुआ हमेशा अच्छे से याद रहता है। तो टिल देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं। ओके, हैव अ गुड टाइम।